वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। हमारी पिछली वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो मौर्य वंश का शासक अशोक था उसके अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो ये अशोक था तो देखिए अशोक के इतिहास की जो सारी जानकारी है वो हमें उसके अभिलेखों से ही मिलती है। अभिलेख क्या होते हैं? देखिए अभिलेख जो होते हैं वो एक तरह के संदेश होते हैं। आज के टाइम में देखिए अगर हमारी सरकार हम तक कोई संदेश पहुँचाना चाहती है तो उसके बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे मीडिया है, टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र हैं। इन सब के थ्रू वो हम तक अपने संदेश पहुंचा सकती है। लेकिन उस टाइम क्या था, ऐसे कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे। तो अशोक ने क्या किया, इन अभिलेखों के द्वारा अपने संदेश अपनी जनता तक पहुंचाए थे। इनको पत्थरों पर लिखवाया गया और किसी एक स्थान पर इनको स्थापित करा दिया गया था। और देखिए जो ये अभिलेखों द्वारा प्रजा को संदेश देने की जो प्रेरणा थी तो अशोक को कहाँ से मिली थी? ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। हमने पढ़ा था ना अपनी वीडियो में, जो ईरानी आक्रमणकारी थे तो उनमें जो दारा प्रथम था उसी से अशोक को जो है अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा थी वो मिली थी। तो चलिए पढ़ते हैं इन अभिलेखों के बारे में, क्या क्या इनसे संदेश अपनी प्रजा को जो था अशोक ने दिए थे। अशोक के अभिलेखों में 3 लिपियों का प्रयोग किया गया था। कौन कौन सी थी? देखिए, ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक एवं अरमाइक। इन 3 लिपियों का प्रयोग जो था अशोक ने अपने अभिलेखों में किया था। और जो सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले वो किस लिपि में मिले? वो ब्राह्मी लिपि में मिले थे। नेक्स्ट है, अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। देखिए अशोक की जो राष्ट्रीय भाषा थी वो कौन सी थी? पाली भाषा थी। और लिपि कौन सी थी? वो ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट है, 2 भाषाओं का शिलालेख ग्रीक एवं अरमाइक, जिसको सारे कुना के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कंधार से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मिले हैं। नेक्स्ट है, मानसहरा एवं शहबाजगढ़ी से खरोष्ठी लिपि के शिलालेख जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को टिफेंथलर ने खोजा था। कौन सा अभिलेख खोजा था? दिल्ली और मेरठ का जो अभिलेख है उसको खोजा था किसने? टिफेंथलर ने खोजा था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। देखिए खोजा किसने था? टिफेंथलर ने खोजा था, लेकिन जो उनको पढ़ने में सफलता पाई थी वो किसने पाई थी? जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। अगर आप इसमें देखिए कंफ्यूज होते हैं तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। जेम्स प्रिंसेप, पौ से प्रिंसेप इसमें लास्ट में आ रहा है और पौ से पढ़ने में, तो पढ़ने में सफलता प्रिंसेप ने पाई थी, इसमें लास्ट में पौ आ रहा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, शिलालेख। शिलालेख क्या होते थे? देखिए जो पत्थर होते थे उनको काटकर ये शिला का आकार दे, इनको काटकर ये आकार देकर इन पर जो था अपने संदेशों को अशोक ने लिखवाया था। नेक्स्ट है, स्तंभ लेख। देखिए जो स्तंभ, ये स्तंभ थे तो इन पर अशोक ने जो अपने संदेश लिखवाए थे वो क्या कहलाए? स्तंभ लेख कहलाए थे। हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए जो ये मौर्यकालीन स्तंभ होते थे तो इनके जो शीर्ष होते थे इन पर पशुओं की आकृति बनाने की जो कला थी वो किससे सीखी थी? यूनानियों से वो सीखी थी। नेक्स्ट है, गुहालेख। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर जो अभिलेख लिखवाए जाते थे, जो संदेश लिखवाए जाते थे, उनको क्या कहा गया? उनको गुहालेख कहा गया था। तो इस तरह देखिए जो अशोक के अभिलेख थे वो 3 भागों में विभाजित थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। जो ये शिलालेख थे तो ये 2 प्रकार के थे। बृहद शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। और लघु शिलालेख, शिलालेख कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। और जो स्तंभ लेख हैं तो स्तंभ लेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और जो ये गुहालेख है इनकी संख्या कितनी है? 4 है। जो बराबर की पहाड़ियाँ थी तो अशोक ने उनको आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था और वहाँ पर विश्व झोपड़ी, सुदामा, कर्ण और चौपार, इन 4 गुफाओं का निर्माण कराया था और उनके प्रवेश द्वार पर जो था इन संदेशों को उसने लिखवाया था। आज की वीडियो में हम जो है शिलालेखों के ही बारे में पढ़ेंगे।
इनकी संख्या 14 है, जो 8 अलग अलग स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। जो शिलालेख हैं अशोक के, वो उनकी संख्या कितनी है? 14 है, और ये 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। धौली एवं जोगड़ लेखों को पृथक कलिंग ज्ञापन भी कहते हैं। और अशोक के धौली और जोगड़ के जो शिलालेख हैं, इन पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। पहला शिलालेख जो है देखिए, उसमें क्या कहा गया है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी। जो अशोक थे तो उनका जो किचन था तो उसमें मोर और हिरन इनकी जो थी हत्या होती थी, तो इसलिए उन्होंने अपने प्रथम शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की है। नेक्स्ट है जो दूसरा शिलालेख है, तो उसमें क्या कहा गया है? देखिए, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का इनके दूसरे शिलालेख में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है जो तीसरा शिलालेख है, इसमें बचत और अल्प व्यय को धर्म का अंग बताया गया है। धार्मिक नियमों का उल्लेख और राजकीय अधिकारियों को दौरे पर जाने का इसमें आदेश दिया गया है। राजकीय अधिकारी जो है उनसे कहा गया है कि वो हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख, धर्म से संबंधित शेष नियमों का उल्लेख इसमें किया गया है, और भेरी घोष की जगह धम्म घोष का इसमें उल्लेख किया गया है। अशोक के धम्म से क्या मतलब है? देखिए, अशोक के धम्म शब्द का अर्थ है माता पिता का आदर, जीवों के प्रति अहिंसा, मतलब उनकी हत्या ना की जाए, खर्च और बचत दोनों में मिताचार किया जाए। ये इनके धम्म से मतलब है। नेक्स्ट है पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, और इसमें क्या कहा गया? देखिए, इस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि हर क्षण, हर समय, हर स्थान पर, चाहे वो रसोई घर में हो, चाहे वो उद्यान में हो, चाहे कहीं भी हो, जो उनके प्रतिवेदक हैं वो उनको प्रजा के कार्यों से सूचित करें। ये इनके छठे शिलालेख में कहा गया है। नेक्स्ट है सातवां शिलालेख। जो सातवां शिलालेख है ये सबसे लंबा शिलालेख है इनका, और इसमें क्या है? सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। ये इसमें कहा गया है सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है आठवां शिलालेख, बोध गया और बोधि वृक्ष के लिए अशोक की जो पहली धम्म यात्रा थी उसका इस 8वें शिलालेख में वर्णन है। मतलब जो इनकी तीर्थ यात्राएं थी तो उन तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है इस 8वें शिलालेख में। नेक्स्ट है 9वां शिलालेख, सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का वर्णन, धम्म समारोह को इसमें बढ़ावा दिया। और जो ये 9वां शिलालेख है इसमें अशोक ने जन्म, विवाह आदि के अवसर पर जो समारोह आयोजित होते हैं और जो उसमें खर्च होता है तो उस पर अशोक रोक लगाता है। इसके स्थान पर वो क्या कहता है कि धम्म पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है 10वां शिलालेख, राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। ये 10वें शिलालेख में कहा गया है, और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर इसमें बल दिया गया है। नेक्स्ट है 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है और धम्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट इसमें 11वें शिलालेख में बताया गया है। नेक्स्ट है 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए, ये 12वें शिलालेख में कहा गया है। और स्त्री महामात्रों के साथ सहदक्षियों और ब्रजभूमि को नामक अधिकारियों का भी उल्लेख है। और जो है देखिए 12वें शिलालेख में उसके 4 पड़ोसी शासक जो थे, टॉलमी, एंटिगोनस, मगस और अलेक्जेंडर, इनका भी उल्लेख है इसमें। और दक्षिण में जो है चोल, पांड्य, श्रीलंका, इसके अतिरिक्त यूनानियों, कंबोजियो आदि की भी इसमें 12वें शिलालेख में चर्चा है। नेक्स्ट है 13वां शिलालेख। देखिए 13वां शिलालेख जो है कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक के हृदय परिवर्तन की इसमें बात कही गई है। जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें जो बहुत भयानक नरसंहार हुआ था तो उससे जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था उसकी बात इसमें कही गई है, और पड़ोसी राजाओं का भी इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है 14वां शिलालेख। इसमें क्या गया है? इसमें जो है जनता को धार्मिक जीवन बिताने की इसमें प्रेरणा दी गई है।
हमारी इस वीडियो में हमने अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उनके बारे में पढ़ा। उन 14 शिलालेखों में क्या बातें कही गई हैं वो हमने पढ़ा है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो अशोक के स्तंभ लेख हैं और जो मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।